वीडियो में हम चैप्टर 8 जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन तक सीमित रहेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिटेल में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ रखा है, उसको यदि हम ध्यान से रिकॉल करेंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा होने लगेगा कि फिज़िक्स किस तरीके से डेवलप हुई है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसने इसको खोजा उसके मन में कैसे सवाल आए और उन सवालों का जवाब देते देते कैसे उनको रास्ता मिला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे प्रोड्यूस की जा सकती है। सबसे पहले हम आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट की चर्चा करते हैं जो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट है। उसमें आपने ये पढ़ा था कि यदि आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है तो उस करंट कैरिंग वायर के किनारे मैग्नेटिक फील्ड होता है। आप जाएं और इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल से पढ़ें। हम आपको यहाँ एक हिंट दे देंगे कि इसको आप ज़रूर रिवाइज करें और देखें कि यदि एक आपके पास, वहाँ आपने पढ़ा है कि यदि आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है देन इट हैज़ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड दैट वायर। ये जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करती है और जो डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ इसकी डायरेक्शन जो डिफ्लेक्शन है वो चेंज हो जाती है। हम आपको एक दूसरे, इसको हम फिगर नंबर 1 मार्क कर देते हैं। अब हम आपको फिगर नंबर 2 की ओर ले चलते हैं। उसमें आपने ये पढ़ा था कि ये देखिए आपके पास यदि दो करंट कैरिंग वायर्स हैं, वायर नंबर ए एंड वायर नंबर बी, और वायर ए में करंट और वायर बी में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में है, तो इसमें भी आप रिकॉल करने की कोशिश करिए। आपने पढ़ा था कि यदि दो वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो वो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स इसमें एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है। जो जो वायर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करती है। और एक डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं, देखिए यदि इन दोनों वायर्स में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है तो ये दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो मैं ऐसे करके एक रिपल्सिव फोर्स बना देता हूँ। सो ईदर दिस टू वायर्स आर अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। कॉमनली यदि हम ये कहें कि करंट कैरिंग वायर exert the magnetic force on each other, ये हमने सब पढ़ रखा है। मैं इसको फिगर नंबर 2 पार्ट ए एंड दिस इज फिगर नंबर 2 पार्ट बी का नाम दे देते हैं। इसके बाद हमने आगे जो पढ़ा उसके भी हम आपसे बात करते हैं कि आपने देखा था कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले पार्ट में हम आपको लिए चलते हैं। और ये है आपके पास कॉइल C1, इसको थोड़ा सा रिकॉल करिए। एक कॉइल C1 है जो गैल्वेनोमीटर के साथ जुड़ी हुई है। आई विल मार्क दिस एज कॉइल C1। और इसके पास आप एक करंट कैरिंग कॉइल लेके आते हैं और ये कॉइल जो है वो बैटरी के साथ जुड़ी है। दिस कॉइल इज C2। जब आप इसको कॉइल C1 की ओर मूव कराते हैं या आप इसको परे की ओर लेके जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन देता है। आप इस पूरे एक्सपेरिमेंट को वहाँ जाके पढ़ें। यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से जो कंक्लूजन निकलता है, आपको आपने पढ़ा है कि EMF इज डेवलप्ड इट इन सच ए वे टू अपोज द increase in magnetic flux. So conclusion is the change in magnetic field is, change in the field lines means change in magnetic field. So change in magnetic field is a source of the electric field. Okay, question is, अब ये हमारे पास आ गया यहाँ से कंक्लूजन कि चेंज इन यदि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को मैं dV/dt लिख सकता हूँ। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
change in magnetic field, that is dB upon dt, is the source of electric field. Now question is whether the converse is true, क्या इसका उल्टा भी संभव है? This is a question. So इस क्वेश्चन ने सारा का सारा जो रिवोल्यूशन लाया वो यही सवाल है कि यदि जैसे इस एक्सपेरिमेंट से, फैराडे एक्सपेरिमेंट से हम ये देखते हैं, यदि आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। अब उल्टा सवाल ये है कि हम ट्राई करके तो देखें कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि चेंज आए तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है कि नहीं। सो बहुत रीनोड साइंटिस्ट जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जिनका जन्म 1831 ईस्वी में हुआ और वो 1879 ईस्वी तक इस धरा पर रहे और उन्होंने बहुत रिवोल्यूशनरी काम किए और उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा संभव है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। उन्होंने ये कहा कि जैसे हम पहले एक्सपेरिमेंट फिगर नंबर 1 से हम ये देख रहे हैं, इसको हम फिगर नंबर 3 कह देते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे हम फिगर नंबर 1 में देख रहे हैं कि यदि करंट के किनारे जो है, करंट कैरिंग वायर के किनारे मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उन्होंने कहा कि करंट एंड change in electric field, current carrying wire and change in electric field are the source of magnetic field. उन्होंने ये बात बता दी कि पहले तो हमें इतना ही पता था, फिगर नंबर 1 से हमें यही पता है कि करंट कैरिंग वायर के किनारे मैग्नेटिक फील्ड होता है, पर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ये बताया कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम बेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यदि समय के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बदले तो वहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। अब आप ये देखेंगे कि जी आप सवाल करेंगे कि उनको कोई सपना आया था, बच्चे सवाल करते हैं तो उनको कहाँ से आइडिया हुआ, हम उसकी चर्चा करते हैं। आपने अभी तक ये पढ़ रखा है, इस डायग्राम को आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ये एक कैपेसिटर है और एक कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है। ओके, इसकी चर्चा विस्तार से हम इसकी चर्चा चैप्टर के बीच में करेंगे। उन्होंने क्या किया, एक कैपेसिटर को ऐसे एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है और एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट है। यहाँ कोई पॉइंट हम P सेलेक्ट कर लेते हैं। सो उन्होंने क्या किया कि जो एम्पियर सर्कुटल लॉ जो है वो इसके ऊपर लगाया। आप एम्पियर सर्कुटल लॉ के बारे में कुछ जानते हैं? हम यहाँ रफ में काम करते हैं कि एम्पियर सर्कुटल लॉ कहता है कि यदि आपके पास एक करंट कैरिंग वायर हो, उसमें करंट I फ्लो करे, तो इसके किनारे जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके किनारे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि B.dl इज इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस और इस तार के बीच में से जितना करंट फ्लो कर रहा है। ये है एम्पियर सर्कुटल लॉ। अब उन्होंने जब ये एम्पियर सर्कुटल लॉ इस कैपेसिटर के राउंड लगाया और उसमें इन्होंने इसको कुछ इस तरीके से चूज किया। इसकी चर्चा हम चैप्टर के बीच में करेंगे अच्छे तरीके से। इस रीजन को जब उन्होंने इंक्लूड किया जिसमें वायर नहीं है, तो उन्होंने देखा कि इसके लिए जो एम्पियर सर्कुटल लॉ है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, B.dl इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट I एंड दिस हैज़ गिवन द आइडिया। उन्होंने देखा कि देखिए आप यदि कैपेसिटर जोड़ते हैं तो करंट तो चलता है, सर्किट तो पूरा होता है, पर इसका मतलब यदि जो एम्पियर सर्कुटल लॉ वैलिड है किसी वायर के लिए तो उसके हर पार्ट पर वैलिड होना चाहिए। जब उन्होंने इस यहाँ P पॉइंट के ऊपर लगाया और इस प्लेट को इसमें इंक्लूड किया और इस रीजन में देखिए अब वायर नहीं है, बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट देयर इज नो वायर एट ऑल। सो इन दिस रीजन एम्पियर सर्कुटल लॉ इज नॉट वैलिड एंड दैट हैज़ गिवन हिम द आइडिया दैट देयर इज समथिंग एल्स, यहाँ कोई और चीज़ घट रही है एंड ही हैज़ गिवन दिस नेम एज द डिस्प्लेसमेंट करंट।
उसने इस करंट का नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। इसके बारे में आप बहुत आराम से जानेंगे। अभी आपने एक रफ आइडिया लेना है कहानी कैसे बनी है। ओके, अब जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्या किया कि इसके बाद चार इक्वेशंस दी। मैक्सवेल फॉर्मुलेटेड द सेट ऑफ फोर इक्वेशन जिसमें जो रिलेटेड हैं विच इन्वॉल्व इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर सोर्सेस। द इक्वेशंस, देन मैक्सवेल इक्वेशंस, he has given Maxwell equations, और मैक्सवेल इक्वेशंस जो एक रिलेशन देती है, दिस मैक्सवेल इक्वेशन रिलेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इसमें लिखना थोड़ा आसान नहीं होता, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है और उनके जो सोर्सेज हैं चार्ज एंड करंट, इन दोनों के सोर्सेस चार्ज एंड करंट, चार्ज एंड करंट डेंसिटीज, इनको जोड़ के चार इक्वेशंस बनाई जो फंडामेंटल इक्वेशंस हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को पढ़ने की। आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप इसके बारे में ज़रूर जानेंगे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन, अब इस कहानी को हम आगे लेके चलते हैं। ये जो चार मैक्सवेल इक्वेशंस मैक्सवेल ने दी, इनकी आउटकम क्या रही, ये है वो चार इक्वेशंस। इनके बारे में हम अभी नहीं बोलेंगे, चैप्टर के बीच में जब हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे देन विल स्पीक अबाउट इट। यही वो चार इक्वेशंस हैं जिनकी आउटकम है एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये चार इक्वेशंस हैं आधार की, आधार है किसका, एग्जिस्टेंस ऑफ these four Maxwell equations are the basic foundation of existence of electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन चारों इक्वेशंस के आधार पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जिस्टेंस के बारे में हम कह सकते हैं। ओके, हमने जब इसमें देखा कि ये जो इक्वेशंस हैं, जैसे ये है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो द these are coupled with, इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करती हैं और उनके साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। इलेक्ट्रिक, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, and magnetic field are associated with these electromagnetic waves that propagate in space. That propagate in space, right? So अब यदि हम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड को कैलकुलेट किया, यदि तब हमने ये देखा कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज फाउंड टू बी 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में जो लाइट है वो 3 क्रॉस 10⁸ मीटर दूर चली जाती है। इसको जब ऑप्टिकल मेजरमेंट से हमने ऑब्जर्व किया तो ये स्पीड ऑफ लाइट तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है दिस इज इक्विवेलेंट टू द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। इससे कंक्लूजन निकालिए। देखिए, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की यदि हम स्पीड निकालते हैं और लाइट की स्पीड निकालते हैं तो दोनों ही बराबर आती हैं कैलकुलेट करके। इसका मतलब क्या है, यहां से कंक्लूजन ये निकला, लाइट वेव्स आर ये ऐसे करते हैं, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, light is an लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, सो उसके बाद है कि इसका मतलब जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने हमारे तीन एरियाज, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म
or light. He has unified all these three areas. His credit goes to मैक्सवेल. ही हैज़ यूनिफाइड ऑल दीज थ्री एरियाज. उसके बाद हमें आइडिया हो गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो उनका जो वेलोसिटी है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और उसमें टाइम बेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं. इसके बाद हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली सिद्ध किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एग्जिस्ट करती हैं. 18 and 85 हर्ट्ज प्रूव्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. उन्होंने एक्सपेरिमेंटली बताया कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होती है, उनके एग्जिस्टेंस के बारे में बताया और टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल किया मार्कोनी और अदर्स ने. फर्दर मार्कोनी एंड अदर्स used these waves in टेक्नोलॉजी. सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. यहाँ चलते हैं हम. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है. We'll study about displacement current or and its consequences. डिस्प्लेसमेंट करंट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव व्यू पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में. विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तीसरा हमारा एरिया ऑफ स्टडी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तीसरा हमारा एरिया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. और उस स्पेक्ट्रम में हम पढ़ेंगे द रेंज ऑफ द वेवलेंथ स्ट्रेचिंग फ्रॉम गामा रेज जिनका वेवलेंथ बहुत कम होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻12 मीटर टू रेडियो वेव्स जिनकी वेवलेंथ बहुत लार्ज होती है अप्रॉक्सीमेटली 10⁶ मीटर. So how this is used in the communication purpose we will study properly it in the last chapter of communication. So till then you have to wait. So this is all about this video. Thank you very much.